हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वाला में। तो इस आज का टॉपिक हमारा कांग्रेस की स्थापना। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस की स्थापना के ऊपर कि कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, कांग्रेस की स्थापना के पीछे के क्या कारण थे, क्यों कांग्रेस की स्थापना को कुछ लोग अंग्रेज़ों की चाल कहते हैं, क्यों भारतीयों कुछ लोग इसे भारतीयों की भूल कहते हैं। तो इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम एक चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई, कांग्रेस की स्थापना में कौन कौन से लोगों ने भाग लिया, इनके संस्थापक कौन थे, इनके कार्य क्या थे, इनके कार्य करने की प्रणाली क्या थी। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वो हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। शॉर्ट में इनका नाम है A.O. ह्यूम, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, जहाँ पे 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें W.C. बनर्जी कहा जाता है। इसके प्रथम सचिव थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि पहले सचिव बने और 1806 तक ये सचिव पद पे रहे। प्रारंभ में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस की स्थापना के दौरान इस पार्टी में 72 सदस्य थे, जिसमें विभिन्न प्रेसिडेंसियों से सदस्यों की संख्या भिन्न थी, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी में 38 सदस्य, मद्रास से 21, उत्तर प्रदेश और अवध के क्षेत्र से 7 और बंगाल और पंजाब से 3 सदस्य थे। तो इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिंग थे। और लॉर्ड डफरिंग और A.O. ह्यूम की विचारों से कांग्रेस की स्थापना हुई है, जो सेफ्टी वाल के सिद्धांत में कहा गया है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अब देखते हैं कि A.O. ह्यूम के बारे में कि A.O. ह्यूम कौन थे। तो हम देखते हैं कि A.O. ह्यूम जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कौन थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और A.O. ह्यूम जो है भैया, वो एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करने के लिए A.O. ह्यूम जाते हैं, और वहाँ जो स्नातकों थे, जो वहाँ के छात्र थे, उन्हें साल्ट ऑफ द अर्थ कहा, और उन्होंने उनसे अपील की एक संस्था बनाने की, अखिल भारतीय संस्था बनाने की, और 1884 में एक संस्था की स्थापना भी की, जिसका नाम क्या रखा गया? इंडियन नेशनल यूनियन। और दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। आगे हम देखते हैं। और 5 दिसंबर 1885 को मद्रास में हिंदू पत्र में संस्था की स्थापना का समाचार प्रकाशित हुआ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग की बीमारी फैल गई और महामारी के कारण इसे बम्बई में करवाया गया। और आगे देखते हैं हम। तो दादा भाई नौरोजी के सलाह पर, है ना, इस संघ का नाम बदलकर क्या कांग्रेस रखा गया। क्या रखा गया? कांग्रेस रख दिया गया। अब प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को तो हुआ। अब इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? तो कांग्रेस के उद्देश्य थे कि देश हित में काम करने वाले नेताओं की आपसी एकता, अर्थात जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो कांग्रेस पार्टी ने देश भर के नेताओं को एक मंच दिया कि जहां वे सम्मिलित रूप से अपनी बात कह सकें, अपने मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकें और अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकें, क्योंकि सरकार के लिए भी अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याओं की सुनवाई करना एक जटिल प्रक्रिया थी।
तो इस प्रकार क्या हुआ कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर तथ्य संग्रह एवं विचार विमर्श करने की जो है स्वतंत्रता मिली। सभी कार्यकर्ता नेताओं के लिए दिशा निर्देश, मतलब एक मंच मिला। एक राजनीतिक पार्टी हुई तो पार्टी में किस नेता को किस तरह से कार्य करना चाहिए, अपने कार्य करने के लिए उन्हें कौन से कदम उठाने चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। देश में धर्म, जाति आदि भेदभाव भुलाकर एकता स्थापित करना एवं राष्ट्रवाद का प्रसार करना, ये भी सिखाया गया। जनता की समस्याएं एवं मांगों को सरकार तक पहुंचाना। भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करने की बात यहाँ से हुई कि ऐसा मानना था कि अंग्रेजों की छत्रछाया में भारत का विकास हो सकता है, क्योंकि भारत में रूढ़िवादी परंपरा जो धार्मिक रूप से फैली थी और जो धार्मिक भेदभाव थे, जातिगत भेदभाव थे, तो वो सभी दूर किए जा सकते थे। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन में कुछ 9 मांगे की गई, 9 या कुछ मांगे की गई कांग्रेस द्वारा। तो उसमें सबसे पहली मांग क्या थी कि शाही आयोग का गठन किया जाए। तो शाही आयोग का गठन किस लिए किया जाए, क्योंकि जो प्रशासन तंत्र है वो अपना कार्य किस तरह से करे, इससे भारतीय लोग असंतुष्ट थे, तो उसकी जांच की जाए। भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो वो बढ़ाया जाए। और क्या किया जाए, जो केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव है उसका विस्तार किया जाए। सदस्यों का निर्वाचन किया जाए, जो कि क्या होता था कि वो चयनित होकर आते थे, न कि निर्वाचित होकर, और ज़्यादातर वो कांग्रेस अंग्रेज़ों के अधिकारी होते थे। तो इस वजह से भारतीयों ने मांग की कि सदस्यों का निर्वाचन किया जाए, वार्षिक बजट पर विचार किया जाए और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, और सेना पर कम खर्च किया जाए, चुंगी को चालू करें, लाइसेंस सिस्टम पर विचार किया जाए, वर्मा को अलग किया जाए जो म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, और ICS सिविल सेवा परीक्षा जो कि सिर्फ इंग्लैंड में कराई जाती थी वो भारत में भी करवाई जाए, और इसकी आयु सीमा 19 से 23 वर्ष रखी जाए। तो ये मांग थी कांग्रेसियों की। और क्या था, इंडियन काउंसिल भारत परिषद को भंग किया जाए, है ना, और उपरोक्त सभी मांगे सभी प्रांतों में प्रचारित प्रसारित किए जाएं, और अगला अधिवेशन कलकत्ता में होगा। ये एक चीज़ था कि कांग्रेस की पार्टी को ये पहले जानकारी दे देनी पड़ती थी अंग्रेज़ों को कि अगला अधिवेशन कहाँ पे होगा, या हो सकता है कि मुद्दों की भी जानकारी मिल जाती थी। और फिर देखते हैं कि कांग्रेस किस तरह से लोकप्रिय होती गई, और कांग्रेस का जो बढ़ता जनाधार था वो किस तरह से बढ़ा, और किन किन लोगों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो पहले जब 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। और 1885 में जो कांग्रेस में सदस्यों की संख्या थी 72 थी, वो तो आपने देखा। अब 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, जिनके कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। इस समय एक साल के अंदर 404 सदस्य हो गए कांग्रेस में, और सदस्यों का स्वागत किसने किया, लॉर्ड डफरिन स्वयं करता है, और उन्हें गार्डन पार्टी भी देता है। 1887 में मद्रास में होता है अधिवेशन, जहां बदरुद्दीन तैयब इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और ख़ास बात यह है कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। और इस समय कांग्रेस में कुल 600 सदस्य हो गए थे। 1888 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 से 86 हो जाती है, और अधिवेशन इलाहाबाद में होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले करते हैं, जो कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। तो सेफ्टी वॉल के सिद्धांत पे एक विस्तृत वीडियो की आवश्यकता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के मिथक के रूप में जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत है वो किस तरह है, उसकी चर्चा किस तरह है और क्या नज़रिया है। तो संस्थापक तो आपको पता है कि A.O. ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक थे। 1885 से लेकर 1906 तक वो सचिव रहे थे। 1912 में इनकी मृत्यु होती है। तो 1912 में जो अधिवेशन वो बांकीपुर में होता है, और अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह करते हैं अध्यक्षता। A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पितामह कहा जाता है, और 1913 में इनके जीवनी लेखक का नाम क्या है, विलियम बेटरमन, ये जीवनी लेखक हैं किसके, A.O. ह्यूम के। उन्होंने शिमला मीटिंग की गुप्त रिपोर्ट की जानकारी दी जो कि 1778 में प्रकाशित हुई। A.O. ह्यूम ने वायसराय को एक गुप्त रिपोर्ट भेजी थी जिसे शिमला मीटिंग 1778 में कहा गया। तो उसके आधार पर कुछ जानकारियाँ मिली।
जानकारियाँ किस तरह थी कि ए.ओ. ह्यूम को लगा कि भारत में बड़ा आंदोलन होने वाला है, जनता में आक्रोश है। ऐसा क्यों लगा? ऐसा क्यों रहा? क्योंकि ए.ओ. ह्यूम ने 1857 की जो क्रांति थी वो उससे भली भांति परिचित थे और उन्हें पता था कि उस क्रांति को जिस तरह रुका और जिस तरह के कार्य अंग्रेजों द्वारा किए गए, तो भारतीय लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, कहीं भारतीय लोगों में कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन करने के विचार बन रहे हैं। तो हुआ क्या कि 1857 की क्रांति के समय ए.ओ. ह्यूम, जो कि इटावा में चीफ मजिस्ट्रेट थे, वहाँ जब आंदोलन हुआ तो इन्हें भागना पड़ गया। अब होता क्या कि लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम दोनों मिलकर एक अखिल भारतीय मंच देने का विचार प्रस्तुत करते हैं कि भारतीयों को एक अखिल भारतीय मंच दिया जाए जिससे भारतीयों के अगले कदम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त रहे और भारतीयों को लगे कि अंग्रेज उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं। अब इससे हुआ क्या कि इससे उनके क्रोध एवं आक्रोश को रोका जाएगा। इसका परिणाम कांग्रेस की स्थापना हो गई, क्योंकि अब कोई भी कार्य होगा, जब भारतीय नेता एक मंच पर होंगे तो सभी मुद्दों को लेकर उस मंच पर जाएंगे और उस मंच पर जो विचार विमर्श करेंगे वो जानकारी अंग्रेजों के पास होगी। तो भारतीयों द्वारा उठाए जाने वाले कदम की हर कदम की जानकारी अंग्रेजों के पास होगी। तो सेकेंड अधिवेशन अब देखते हैं। तो सेकेंड अधिवेशन आपने जैसा कि देखा कि कलकत्ता में हुआ, 1886 में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करी, लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी थी। वही चीज़ लिखा कि थर्ड अधिवेशन और प्रथम अधिवेशन, ये आप देख लीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ए.ओ. ह्यूम को अध्यक्ष चुने जाने के कारण क्या थे। तो होता क्या है कि लाला लाजपत राय जो कहते हैं ए.ओ. ह्यूम के बारे में, लाला लाजपत राय ए.ओ. ह्यूम के बारे में कहते हैं कि ए.ओ. ह्यूम का दिल भारतीयों की दुर्दशा पर रोता है, ये कहते हैं भैया लाला लाजपत राय। अब ए.ओ. ह्यूम के कार्य क्या थे? तो कार्य क्या थे कि शिक्षा का प्रसार किया ए.ओ. ह्यूम ने, पुलिस प्रशासन में सुधार किया, बाल सुधार गृह स्थापित करने में प्रयास किया, देसी भाषा में समाचार पत्रों का निधन, भारतीय शिकारी पक्षी ग्रंथ अपने खर्चे पर बनवाया, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा गया। और 1882 में इन्होंने हिंदुस्तानी पत्र पीपुल्स फ्रेंड प्रकाशित कराया। एन ओल्ड मैन होप, भारतीयों की दुर्दशा पर सरकार को चिताया। इसमें एन ओल्ड मैन होप लिखा है, जिसमें भारतीयों की दुर्दशा पर सरकार को चिताया है। अब देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके चरण कौन से थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे: उदारवादी चरण, गर्मपंथी चरण, गांधी युग चरण। तो उदारवादी चरण क्या था? 1885 स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन 1905 तक, और बंगाल विभाजन के बाद इसकी कमान संभाल ली गर्मपंथियों ने आंदोलन की। और 1905 से लेके बंगाल विभाजन से लेके जलियांवाला बाग हत्याकांड तक 1919 तक वो गर्मपंथी चरण रहा। गांधी युग की बात की जाए तो 1919 से 1947, गांधी जी तो 1912 में शायद लौट गए थे, भारत आ गए थे, लेकिन वहाँ मिलने के बाद उन्होंने पहले पूरे भारत का भ्रमण किया, यहाँ की राजनीतिक स्थिति को जाना, यहाँ पे भारतीयों की स्थिति को जाना कि अंग्रेज किस प्रकार भारतीयों पर गलत काम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो इन सब की जानकारी के बाद 1919 से 1947 तक गांधीयन एरा की शुरुआत हुई। अब देखते हैं कि नरमपंथी, गर्मपंथी, क्रांतिकारी और गांधीवादी विचारधारा में फ़र्क क्या था। तो नरमपंथी जो है अंग्रेजों के पास याचना पत्र भेजते थे, मांग पत्र भेजते थे, प्रार्थना पत्र भेजते थे, समाचार पत्र भेजते थे, पत्रिकाएं भेजते थे, शिष्टमंडल भेजते थे, सक्रिय जन आंदोलन नहीं करते थे। लेकिन वहीं चर्चा की जाए गर्मपंथियों की तो वो भारी आंदोलन करते थे, वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, हड़ताल करते थे, प्रदर्शन करते थे, जुलूस निकालते थे। लेकिन सबसे खास बात क्या थी कि वे अहिंसात्मक रूप में ये सभी काम करते थे। अब क्रांतिकारी लोगों की नीतियाँ क्या थी? तो वो हड़तालें करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, जुलूस निकालते थे, बहिष्कार निकालते थे, उग्र हिंसात्मक आगजनी करते थे, बमबारी करते थे, हथियारों का इस्तेमाल करते थे और हत्या भी करते थे। और हत्या के नाम से पहला नाम आता है किसका? सरदार भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार उधम सिंह, सभी बहुत से क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों की हत्या ही कर दी। और गांधीवादी युग की अगर हम बात करें तो वो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित थे, यानी सत्य अहिंसा के मार्ग पर ही अपने मार्ग को मनवाना। तो अब देखते हैं
और इस वीडियो में इतना ही हम करते हैं। और अगर ये वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे की वीडियो में हम उदारवादी चरण की चर्चा करेंगे कि उदारवादी नीति किस तरह थी। और तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।